बंद करते हैं सबके साथ। बॉयज एंड गर्ल्स, बड़ी मेहरबानी होगी आप खामोश हो जाइए। इधर ध्यान दें, हमारा एएस लेवल पे मैथ्स का लेक्चर चल रहा है। अब प्लीज ये बताइए कि हमने मैथ्स में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। हमारा ये कैलकुलस वाला सेक्शन है और कैलकुलस के सेक्शन में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? हमने इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन की हमने सारी की सारी डिटेल पढ़ी हुई है, ठीक है। इनफैक्ट हमने उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी हुई है और जब हम डिफरेंशिएशन सारा खत्म किया था तभी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। और इंटीग्रेशन को हमने स्टार्ट ही इस लफ्ज से किया कि इट इज द रिवर्स ऑफ क्या, इट इज द रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन। जितने इसके फॉर्मूले हमने बिल्ड किए वो सारे फॉर्मूले भी हमने कैसे बिल्ड किए, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड किए कि आज जो डिफरेंशिएशन का जिस तरह से फॉर्मूला है उसको रिवर्स कर दिया हमने। मिसाल के तौर पर जब हमने ये कहा कि जनाब वहां पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है। वहां हमने कहा कि 1 की डिफरेंशिएशन, सॉरी आई थिंक व्हाट वाज दैट, x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। इसी तरह हमने वहां पे पावर में क्या किया कि पावर में क्या होगा, कौन है सर कौन है, खैर सर मां को दे स्टैंड, उन्हें बोले वहां क्लास हो रही है, कुछ और बंदोबस्त करो। अच्छा जी, क्या बात कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। मैं बस आपको बता रहा हूं कि व्हाट वाज दैट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाज बेसिकली क्या चीज, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको इसके फार्मूला में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इसके स्टेप्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने क्या किया हुआ है, हाँ हमने रिसेंटली एक वर्कशीट मैंने करा दी थी आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करके दिखाओ वो वाले सवाल थे। उनमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ लगा दीजिए। एनीवन? नो। अभी हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, देखते हैं हमने एप्लीकेशंस कौन कौन सी पढ़ ली हैं और कौन सी रहती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में यार टाइम से आएगा तो क्या बदतमीजी है ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? क्लास स्टार्ट हुई है तो इधर आ बैठो यार। ये सुनो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में चलो जी कौन सा ज्यादा आ रहा है, चलो इधर सुना यार प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने जनाब यहाँ पे पढ़ा सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमें dy over dx पता हो तो हम क्या करते हैं, dy over dx अगर पता हो तो उसको इंटीग्रेट करके इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालते हैं। ये हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन थी। और फिर इसके अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल सी एप्लीकेशंस पढ़ने की कोशिश की। कौन सी वाली? जैसा इंटीग्रेशन, अगर हम किसी कर्व को इंटीग्रेट कर दें, किसी लिमिट्स को लिमिट्स पुट करके इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या पता चलता है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। फिर हमने इसके बाद क्या किया है, एरिया अंडर द कर्व के बाद क्या किया हमने, एरिया बिटवीन द कर्व्स, एरिया बिटवीन द कर्व्स, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे हमने क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बाद पांचवें नंबर पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। जब हम दो कर्व्स के दरमियान के एरिया घुमाते थे, समझ लगा? शाबाश, अगर मैं इसके फॉर्मूले लिख दूं, एरिया ऑफ द कर्व के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू क्या, x फ्रॉम द लिमिट्स a टू b। जब हमने एरिया बिटवीन द टू कर्व्स निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम ऊपर वाली इक्वेशन को पहले लिखते थे, नीचे वाली इक्वेशन को बाद में लिखते थे, उसको माइनस करते थे दोनों इक्वेशनों को, उनको इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उसमें जो लिमिट्स होती थी वो पुट कर लेते थे। या फिर अलग अलग करके ऊपर वाली इक्वेशन को अलग इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दें, नीचे वाली इक्वेशन को अलग इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट कर दें, और एंड पे दोनों को क्या कर लें, माइनस कर लें, या एंड पे माइनस कर लें।
या फिर पहले से इक्वेशनों के दरमियान में माइनस लिखकर इकट्ठा इंटीग्रेट कर लें और एक ही दफा लिमिट्स पुट कर लें, ठीक है। और फिर वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का ताल्लुक था, हमने उसके लिए फार्मूला में क्या तब्दील लाई थी, एक पाई इंट्रोड्यूस किया था और हमने कहा था कि सर y dx की बजाय y स्क्वायर dx करेंगे और लिमिट्स का क्या सीन होगा, लिमिट्स तो वही a से b होंगी। और अगर 5वें नंबर पे हमने एप्लीकेशन तो नहीं लिखी थी, बहरहाल एक सवाल लिखा था वो भी वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का ही। ये जो फार्मूला किस चीज के लिए है, दिस वाज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। अगर सादी एक कर्व को रोटेट किया जाए, अगर रीजन बिटवीन द टू कर्व्स, if the region between the two curves is rotated about x axis, तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता था, तब फॉर्मूला था पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b एंड द लिमिट्स वर a to b, और क्या करते थे, ऊपर वाली इक्वेशन का स्क्वायर माइनस नीचे वाली इक्वेशन का स्क्वायर, उसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है आपको इंटीग्रेट करना होता था और उसमें लिमिट्स पुट करते थे। मुझे लगता है मैंने जो कल आपको लास्ट सवाल करवाया है, किसी बच्चे ने कहा सर उसमें कोई गलती है, तो प्लीज मुझे वो सवाल बता दीजिए और उसमें मौजूद गलती भी समझा दीजिए। जी सर। सैयद अहमद हुसैन का फोन, सैयद अहमद हुसैन जी भाई, मुझे तो प्लीज वो सवाल बताइए, आखिरी सवाल कल हमने क्या किया है। बेटा कौन बता रहा था, फातिमा बता रहे थे, बेटा बताइए कौन सा सवाल था, जो भी थे आप। सॉरी नाम क्या बेटा आपका, मुमना, हाँ जी फिजा जी, बताइए। सेकंड लास्ट सवाल था, सेकंड लास्ट सवाल बोलिए प्लीज। ओके जी, ओके सर, एक सेकंड लास्ट सवाल था आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन द कर्व y is equal to x square plus 1। कर्व क्या थी, y is equal to x square plus 1 when this curve is rotated 360 degree about y axis from the limits y is equal to 1 to y is equal to 2। इसी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके जी, देखते हैं उसमें क्या गलती। हमने जब इसका ग्राफ सा स्केच किया, मैंने कहा जी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर समथिंग लाइक 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के हिसाब से इस तरह का कोई ग्राफ स्केच हो, ठीक है, इन दिस क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब सवाल ये कहा गया, सवाल ये किया गया कि इसको घुमाना है, इसको यूं 360 डिग्री घुमाना है, तो हमने कहा इसका घुमाओ जी। जब आपने इसको घुमाया तो क्या चीज बनी, हमने कहा सर ये कोई प्याली टाइप चीज बनेगी, कोई बाउल टाइप चीज बनेगी, ठीक है। यूं करके हमने इसको घुमा दिया, शेप यही है, ठीक है। इसको घुमाने के बाद इसकी लिमिट्स क्या रखी आपने, फ्रॉम y is equal to 1 से लेकर y is equal to 2 तक, ठीक हो गया। अब इसका जो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन है उसका तो प्लीज मुझे फॉर्मूला बता दीजिए, पाई इंटीग्रेशन ऑफ, आप किसके अबाउट घुमा रहे हैं प्लीज ये बता दीजिए, अबाउट y एक्सिस। तो जब आप अबाउट y एक्सिस घुमाएंगे तो प्लीज बताइए क्या होगा, x स्क्वायर dy, ये वाला फॉर्मूला ना। अगर आप अबाउट x एक्सिस घुमाते तो क्या होता, y स्क्वायर dx होता। अब चूंकि आप अबाउट x एक्सिस अबाउट y एक्सिस घुमा रहे हैं तो x स्क्वायर dy फार्मूला होगा। लिमिट्स भी y एक्सिस की लेंगे 1 से 2 तक। जी फिर उत्तर यहां तक गलती है नहीं, पक्की बात है। ओके, जब यहां तक गलती नहीं है, यहां से आगे मुझे लगता है आपने नोट्स में गलती की है, आपने कोई 22 सवाल लिखा है, उसको मुझे लगा मुझसे गलती हुई है, नहीं मैंने सही किया था, आपने प्लस माइनस की गलती की थी। इस इक्वेशन को देख के बताइए, इस इक्वेशन को देख के बताइए कि अगर मैं x स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं क्या बनता है, y minus 1 is equals to x square। सही लिखा, y minus 1 is equals to x square। ओके हो गया। जब आप x square उधर है, 1 वहां प्लस हो रहा है, यहां जाकर माइनस हो गया, y minus 1 is equals to x square। ओके जी, अब आप मुझे एक बात बताएं, इस x square की जगह क्या लिखें, y minus 1 into क्या dy। पुत्र जी आपके रजिस्टर पे y minus 1 के बाद स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है,
नहीं होल देखिए ना, x पे स्क्वायर लेना ना, ओके चलिए काम करें, x इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल अंडर रूट, ओके आप ये करना चाह रहे हो शायद कि सर पहले x की जगह बताएं क्या लिखना है, पहले x की जगह लिखेंगे y माइनस 1 का होल अंडर रूट, अब उस पे स्क्वायर डालें तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मैंने असल में x स्क्वायर पूरे का पूरे ऊपर तो उठा लिया, कोई बात नहीं, ध्यान रखें, ये ध्यान दें बाकी लोग। मैंने असल में क्या किया, मैंने 1 को यहाँ प्लस हो रहा था वहां माइनस किया, मैंने बजाय इसके कि पहले x निकालूं फिर उसके बाद स्क्वायर लूं, मैंने x निकाल कर स्क्वायर लेने के बजाय क्या किया, मैंने इकट्ठा देखा कि यार x स्क्वायर पूरे की वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी, x स्क्वायर की क्या वैल्यू है y माइनस, दैट्स इट। मैंने यहां पे क्या कर दिया, x स्क्वायर की जगह y माइनस 1 लिख दिया, ठीक। आप मुझे लगता है शायद ये सोच रहे हो कि सर पहले x की जगह कुछ लिखें फिर बाद में उसका स्क्वायर लें, सही सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है तो मैं पहले x निकाल कर फिर बाद में स्क्वायर क्यों लूं, आई नो व्हाट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर इज सिंपली y माइनस 1, ठीक है। अदरवाइज आप भी ठीक कह रहे हो कि सर पहले x का फार्मूला निकालते होते हैं फिर उस फार्मूले की जगह वहां पे वैल्यू पुट करते होते हैं फिर उसका स्क्वायर लेते होते हैं। तो मैंने जो भी है तो x का स्क्वायर चाहिए, इन इजी वर्ड्स x का स्क्वायर चाहिए, अब x का स्क्वायर क्या है, दैट इज y माइनस 1, दैट्स इट। तो मैंने ठीक किया। तो y माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, y की इंटीग्रेशन क्या होती है y स्क्वायर ओवर 2, फिर माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है y, लिमिट्स आर क्या 1 से 2, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो क्या मुझे c लिखना पड़ेगा, नहीं, पाई की जगह बस पाई लिख दीजिए, बात करो, लिमिट्स पुट करें जवाब आ जाएगा, ठीक है हम, ठीक, ओके। और किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। हमारे ये जो 4-5 हमने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, मुझे उम्मीद है इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके जनाब। तो क्या करें भाईजान, यहां से चलते हैं थोड़ा सा आगे, अपनी उस लास्ट एप्लीकेशन का जिक्र करते हैं जो कि मैकेनिक्स के साथ रिलेटेड है। किस रिलेटेड है भाई, मैकेनिक्स से जो रिलेटेड एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 5 है, 6 है, जो भी है, नंबर क्या है 6 है, मैक्सिमम 6 बनती होगी। चलो जी, हमारी जो छठी एप्लीकेशन क्या बनाएंगे, 6 नंबर पे लिखें, काइनेमैटिक्स। हाँ जी, आपको मालूम होगा कि काइनेमैटिक्स क्या चीज है। हमारे सिलेबस में देयर इज द स्टडी ऑफ कौन सी मोशन, लीनियर मोशन है भाई हमारे सिलेबस में, और उस लीनियर मोशन को लेकर 3 बड़ी बुनियादी और इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी, गौर से सुनिए। सबसे पहले देयर इज दिस डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरे नंबर पे देयर इज दिस वेलोसिटी, एंड देन तीसरे नंबर पे देयर इज दिस एक्सेलरेशन। काइनेमैटिक्स में हमारे पास लीनियर मोशन में 3 क्वांटिटीज हुआ करती थी। कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट होती थी, वेलोसिटी होती थी और एक्सेलरेशन होती थी। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम t, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम t, काइनेमैटिक्स का कौन सा अप्रोच कर रहे हैं, फिजिक्स में हमने इसका न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ा था और इसका हमने थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ा होगा। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम इस काइनेमैटिक्स का अलजेब्रिक अप्रोच पढ़ रहे हैं। अगर हमें क्या गिवन हो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, अगर हमें क्या गिवन हो भाई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने बल्कि मुझे तो मैंने चीज पहले भी आपको पढ़ाई दी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को क्या करूंगा तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी भाई,
ठीक है, ये सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, बिल्कुल ठीक हो गया। वेलोसिटी की इक्वेशन को मजीद क्या करेंगे, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी। यहां तक किसी को परेशानी? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं, मैं आपको आज के लेक्चर में बताना चाहता हूं कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई थी, वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई थी, अब अगर सवाल में गिवन ही एक्सेलरेशन की इक्वेशन हो तो क्या करेंगे सर जी, फिर उसको इंटीग्रेट करें। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्सेलरेशन की इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा सर, उसको इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी और फिर वेलोसिटी की इक्वेशन को मजीद इंटीग्रेट करने से क्या बनेगा जी। यहां तक किसी को परेशानी कि अगर मैं ये कहूं कि जनाब आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बनाने के लिए ये कहा है कि डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी की इक्वेशन आती है, वेलोसिटी को मजीद डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आती है। तो सिमिलरली एग्जैक्टली हम ये तो कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिल्कुल क्या होती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अगर बिल्कुल ऑपोजिट होती है तो उसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करने से आप आगे आ रहे हैं तो इंटीग्रेट करने से आप वापस चले जाएंगे। ठीक है, कैसे? आपने पहले ये पढ़ा हुआ है कि जनाब हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है कुछ ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल अगर हमारे पास x है, if you have got this x in terms of t, then what is v? v is dx over dt. What is a? a is d v upon dt. यहां तक किसी को मसला है? Anyone? अच्छा, इसका उल्टा करते हैं। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन हो something like in terms of gt, तो क्या होगा, तो वेलोसिटी कैसे आएगी सर? वेलोसिटी आएगी हमारे पास इंटीग्रेट करके, किसको? इंटीग्रेट a with respect to t। या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी सर? वो आएगी इंटीग्रेट v with respect to t। ये बताना चाहता हूं। यहां तक किसको मसला है? क्या कहा मैंने? अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ले आओ, वेलोसिटी की इक्वेशन है तो उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ले आओ। दिस इज फार्मूला नंबर 1, दिस इज फार्मूला नंबर 2। इसी तरह हम यहां कहते हैं अगर नहीं सर हमारे पास एंड रिजल्ट है, लाइक एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है तो उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन को क्या करें सर जी, उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन को मजीद इंटीग्रेट करें तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ साफ कर लीजिए। एनीवन? कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ये इस तरह से जाते, इससे बेहतर है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ये बात आपको जरूर समझ आ रही होगी कि मैकेनिक्स के कुछ सवालों में, काइनेमैटिक्स के कुछ सवालों में, काइनेमैटिक्स के उन सवालों में जिसमें इक्वेशन गिवन होती है, जिनमें अलजेब्रा इन्वॉल्व होता है, जिसमें इक्वेशन इन्वॉल्व होती है, जिसमें फंक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तब क्या करना है, उसमें या तो डिफरेंशिएशन करनी है या फिर इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाने के लिए डिफरेंशिएशन करनी है, एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी, वेलोसिटी से वापस डिस्प्लेसमेंट तक आने के लिए आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर है तो बात कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके सवालों को कैरी कैसे करना पड़ेगा। एक दो सवाल देखते हैं अगर मेरे पास मौजूद है। जरा वेब जाके सर बाबर से पूछना, सर देख कह रहे हैं वर्कशीट बनी कि नहीं बनी। एक सवाल लिखो भाई, a particle P moves in a straight line. A particle P moves in a straight line such that the acceleration, a particle P moves in a straight line
moves in a straight line such that the acceleration a such that the acceleration a small a acceleration small a such that the acceleration of small a of p at time t seconds after starting from point O is given by A is equals to 3/2. A is equals to 3/2 under root of t is given by A is equals to 3/2 under root of 3/2 के बाद लिखे अंडर रूट ऑफ टी 3/2 लिखा पहले फिर उसके बाद लिखा अंडर रूट ऑफ टी क्या लिखा आपने a particle p moves in a straight line such that the acceleration a of p acceleration of particle p at time t seconds after starting from a point O on the line उसका आगे लिखे on the line is given by this equation is given by ये वाली equation is given by this equation क्या करेंगे find what पहला सवाल find the velocity when time is एक सेकंड एक और चीज भी given that the velocity of p सवाल स्टार्ट करने से पहले एक और चीज भी given है given that the velocity of p at O given that ये सवाल कैसा बनाइए प्लीज given that the velocity of p at O is 2 meter per second is what is 2 meters per second ओके जी अब बताएं पहला पार्ट क्या है अब पहला पार्ट ये है find the velocity when time is 4 find the velocity when time is 4 seconds ओके जी सुनो भाई क्या सवाल चल रहा है और करिए प्लीज हमें कह रहे हैं हमें ये काइनेमैटिक्स का एक सवाल है मैकेनिक्स का एक सवाल है M1 में इस तरह का सवाल आएगा क्या सवाल होगा M1 में गौर से मेरी बात सुनिए सर सवाल ये होगा कि मैकेनिक्स के अंदर एक इक्वेशन गिवन होगी किस चीज की इक्वेशन गिवन होगी सर अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन होती तो हम डिफरेंशिएशन करके आगे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन कौन सी इक्वेशन गिवन है एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है तो हम इंटीग्रेट करके पीछे जाने की कोशिश करेंगे ठीक है खैर बहरहाल मैं इससे पहले कि सवाल सॉल्व करूं मैं सवाल की जो सिचुएशन उसने बनाई है उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए स्केच करने की कोशिश करता हूं क्या सिचुएशन है कहते थे एक सीधी लाइन है वहां पर एक पॉइंट है O और वहां पर एक पार्टिकल है उसका नाम है P और पार्टिकल P लिखा जी a particle P moves in a straight line such that the acceleration ये मूव करता है in the straight line acceleration का मतलब होता है सीधा एरो लगाते हैं कि डबल एरो लगाते हैं such that the acceleration a of the particle P at time t seconds after starting from point O on the line is given by a is equals to क्या कहते हैं पार्टिकल है सीधी लाइन पर मूव कर रहा है such that कि जो इसकी acceleration है मतलब उसका जो डबल एरो है वो किसके बराबर है वो 3/2 अंडर रूट ऑफ t के बराबर है ओके हो गया given that the velocity of p at O यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी given that the velocity of p at O is 2 meters per second अच्छा यहां पे अगर वेलोसिटी थी 2 meters per second इसलिए यहां पे टाइम कितना था यहां पे टाइम था 0 यहां पे टाइम था कितना 0 सवाल है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 4 अगर मेरे को यहां पे जाकर उसका टाइम जो है वो क्या हो चुका है 4 सेकंड्स हो चुके हैं पार्टिकल P जो है वो यहां पे पहुंच चुका है और अब इस पार्टिकल P का जब वो यहां पहुंच चुका है तो उसकी क्या चीज अननोन है ये सवाल ये लो भाई
यहाँ तक किसी को परेशानी है? आई होप आपको समझ आ गया होगा सवाल कि ये मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स है ना, तो एक ग्राफिकल है। देखिए दो तरह के हमने काम किए हुए हैं। हमने पहले काइनेमैटिक्स का न्यूमेरिकल अप्रोच किया है कि न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे, उसमें पहले इतनी स्पीड थी, फिर उतनी स्पीड थी, फिर इतना ये था, इतनी एक्सेलरेशन थी, उतनी एक्सेलरेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम न्यूमेरिकली हम वैसे सॉल्व करते थे, या फिर हमने ग्राफिकल अप्रोच कैरी किया हुआ है। व्हाट इज ग्राफिकल अप्रोच? सर वो ग्राफ होते थे, डिस्टेंस टाइम में ग्राफ होता था, स्पीड टाइम में ग्राफ होता था, वेलोसिटी टाइम में ग्राफ होता था, या ग्रेडियंट निकालना होता था, या एरिया निकालना होता था, या याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या सीन है? अब उसकी तीसरी अप्रोच चल रही है, न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, ग्राफ भी नहीं है, बल्कि अलजेब्रिक अप्रोच चल रही है। और अलजेब्रिक अप्रोच में क्या है? सारे इक्वेशनें लिखी हुई हैं। किस चीज की इक्वेशन लिखी हुई है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, वेलोसिटी या स्पीड की इक्वेशन है, एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन की इक्वेशन है। और वो इक्वेशनों को देखकर हमें इक्वेशन पता नहीं बताएगा किसकी, पूछेगा हमसे क्या बता किसकी इक्वेशन रहा है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन बता रहा है। पूछ आपसे क्या रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है। कोई परेशानी की बात नहीं है, इस डब्बे को दिमाग में रखें। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या करना है? वापस आना है। वापस आने के लिए डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें। डिस्प्लेसमेंट से आगे जाने के लिए, वेलोसिटी से मजीद आगे जाने के लिए सबसे पहला लेवल है डिस्प्लेसमेंट, उससे आगे होता है वेलोसिटी, उससे आगे होता है, इसी सीक्वेंस में पढ़ा है। मैकेनिक्स में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, फिर वेलोसिटी पढ़ाई थी, फिर क्या पढ़ाया था? फिर ऐसे पढ़ाई थी। ओके कहो जी सर, और उसमें आगे जाने के लिए पहले क्या पढ़ाया? पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया? डिफरेंशिएशन। वापस आने के लिए इस चैप्टर में क्या पढ़ा रहा हूं? इंटीग्रेशन। सवाल में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए, वापस आना है, इंटीग्रेट करेंगे भाई। यहां तक किसी को एनीवन? सो क्या चाहिए? वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने के लिए यू मस्ट नो, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने के लिए यू शुड क्या? यू शुड इंटीग्रेट एक्सेलरेशन की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या जी? t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। जी हो जाएगा? ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? इसमें क्या करें? करो इधर। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है? 3/2 t का क्या? t की पावर 1/2, साथ में क्या? dt। 3/2 कौन है? कोफिशिएंट। अंडर रूट t की जगह मैंने t पावर 1/2 क्यों लिखा है? ताकि वो बेहतर है, पावर को इंडेक्स फॉर्म में लिखो, dt। ओके करो जी इंटीग्रेट। 3/2 कोफिशिएंट है, उसको नहीं छेड़ूंगा। t की पावर क्या है? 1/2 है, क्या हो जाएगा उसके अंदर? चलो 1/2 में प्लस 1 हो जाएगा, पावर में 1 का करें इजाफा और न्यू पावर से करें डिवाइड, और क्या करूं? सर यहाँ पे प्लस सी करें। ये प्लस सी क्यों करो? प्लस सी क्यों करो भाई? सर यहाँ पे आप कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन तो नहीं कर रहे, आपने कोई एरिया अंडर द ग्राफ तो नहीं निकालना, आपने कोई वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन तो नहीं निकालना, आपको कोई लिमिट्स तो नहीं उस तरह से पता। अच्छा ठीक है, फिर सी कर। क्या बनी इक्वेशन? 3/2, यहां पे t की पावर क्या है? 1/2 प्लस 1 इज 3/2 होल डिनोमिनेटर क्या होगा? इधर ऊपर न्यूमरेटर 3/2, इधर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे सर। लो जी क्या बचा? वेलोसिटी क्या इक्वेशन बची? v इज इक्वल टू t की पावर 3/2 प्लस, मुझे बात बताओ, अगर किसी इक्वेशन में c हो, ये c कैसे निकालते? ये किसी इक्वेशन में c कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहली एप्लीकेशन थी जब हम इक्वेशन ऑफ द कर्व पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था c कैसे निकालेंगे। सर कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट को उठाकर बीच में पुट कर देंगे। कोई पॉइंट गिवन? यस गिवन। क्या गिवन? नथिंग वाज गिवन दैट द क्या था? गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ p at o is 2 meters per second। इट मींस वहां पे क्या बता रहे हैं कि जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी की वैल्यू at t0, वेलोसिटी की क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो। तो करो जी पुट करो। वेलोसिटी इज 2, टाइम इज 0 की पावर 3/2 प्लस c, प्लीज करो c कितना आया? c की वैल्यू आ गई 2। तो इक्वेशन क्या बनी?
ये वेरी गुड। हाँ जी, किसी को मसला तो बात करेंगे? एनीवन प्लीज? यू नो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने बेटा, हम आपको एक एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं। हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन थी, उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई सर? इंटीग्रेट करने से हमारे पास वेलोसिटी वाली इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी वाली इक्वेशन में c आ गया। c हमने कैसे निकाला सर? c निकालने के लिए हमने उसको क्या कर दिया है, यू नो एक पॉइंट गिवन था कि जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी 2 है, तो टाइम की जगह 0 वेलोसिटी की जगह 2 पुट करके हमने क्या निकाल लिया? हमने सर वो c निकाल लिया, इक्वेशन पूरी होगी। अब मुझे किसी भी वक्त पे क्या निकालना हो, अगर मुझे किसी भी वक्त पे वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं वक्त इस इक्वेशन में पुट कर लूंगा और मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी। किसी को मसला? सवाल में एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन थी, मैंने इंटीग्रेट करके वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली, और इस वेलोसिटी की इक्वेशन में दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ क्या? तो इफ यू नो एनी टाइम, एट एनी टाइम यू कैन फाइंड द वेलोसिटी। इस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम 4। ओके जी, क्या करें? यहाँ पे टाइम 4 पुट कर लें, 4 की पावर 3/2 प्लस 2। ये कैलकुलेटर से पूछे क्या जवाब है इसका? 4 की पावर 3/2। ओवरऑल फाइनल जवाब 10 है। सर ये फाइनल जवाब इसका है जी भाई। किसी को मसला इस बात से? एवं जी तो सर जब हम इंडिकेट कर रहे हो तो सर हम सीधा अपर लिमिट और लोअर लिमिट ना निकालें 4 और 0 नीचे? देखो बेटा, मुझे आप एक बात बताओ, ये जब हम अपर लिमिट्स का कॉन्सेप्ट मैंने कब सिखाया आपको? एरिया अंडर द कर्व के अंदर सिखाया मैंने आपको। क्या सिखाया? अच्छा, अब ये जो एरिया अंडर द कर्व का सीन है, मैं इस वक्त आपको एरिया अंडर द कर्व से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं तो इस वक्त आपको बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, उसको इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करो तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी, ठीक है? सो ये जो आपने सवाल पूछा है मैं शायद थोड़ी देर बाद करूं, अभी मैं नहीं करूंगा। क्यों? मुझे बात बताइए, आपने कितनी तरह के ग्राफ पढ़े हैं अपने मैकेनिक्स के काइनेमैटिक्स में? या डिस्प्लेसमेंट टाइम पढ़ा है या वेलोसिटी टाइम पढ़ा है? आपने एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ पढ़ा था? नॉट एग्जैक्टली, जस्ट नाम ही सुना होगा कि एक्स एक्सिस पे टाइम लगा दें, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन लगा दें, ठीक? उसको पैटर्न पढ़ा है, उसके ग्रेडियंट का मतलब निकाला था, उसके कुछ एरिया का मतलब निकाला था, हल्का फुल्का में लिख दिया होगा मैंने। चलो वो कह रहे भाई कह रहे निकाला था। चलो भाई मोहित साहब आपसे सवाल पूछते हैं। अंदर आपका सवाल खत्म हो गया, भाई सवाल का जवाब दे। जी मोहित साहब, क्या पढ़ा आपने एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ के बारे में? gradient for the rate of change of acceleration or What is rate of change of acceleration? वो कुछ भी नहीं होता। तो वो कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब मैंने नहीं पढ़ाया हो। और area of the change in velocity। हाँ चलो, वो कहते हैं सर, मुझे लगता है इसका मतलब मैंने दो नोट्स लिखवाए हैं। फिजिक्स में मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में दो जुमले लिखवाए होंगे कि सर इस ग्राफ का ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब सुनो, छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टाइम व्हिच इज नॉट एनी क्वांटिटी। तो हमने कहा जी इसका कोई क्वांटिटी नहीं है, वैसे नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टाइम। फिर हमने कहा एरिया क्या होता है? तो बच्चे ने कहा सर एरिया उसका वेलोसिटी नहीं होती थी, उसके एरिया होता था चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता था? अगर आप ये एरिया की तरह अपर और लोअर लिमिट पुट करके कोई जवाब निकालेंगे, पता आप क्या निकालेंगे? will not be finding the velocity at time is equal to 4, you will be finding the change in velocity when time is equal to 4। तो जो change in velocity आती उसको इस 2 में ऐड करना पड़ता आपको। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी भी तो किसी चीज का नाम है, ठीक है? तो हमने क्या किया, मैं उस लिमिट्स को पुट करने के चक्कर भी नहीं गया। मैंने कहा मुझे एक्सेलरेशन की इक्वेशन पता है, मुझे क्या चाहिए? फुल फ्लेज्ड वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए, ठीक है? एंड में डिसाइड करूंगा कि मुझे किस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या किया, हालांकि आप सही कह रहे हो, इसी तरह अगर मैं कर लेता, लोअर लिमिट 0 हो जाती है, अपर लिमिट 4 है, तो c का फट ही ना होता। तो जब c का फट ही ना होता तो c की वैल्यू ना होती। जब c की वैल्यू ना होती तो मैं आपको बात बताऊं, जब आपने अपर और लोअर लिमिट पुट की, क्या जवाब आया? 8 जवाब आया। यस, क्या जवाब आया होगा? असल जवाब क्या है? 10। तो आपने बेसिकली अपर और लोअर लिमिट पुट करके पता क्या निकाला है? आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाली है। आपने वेलोसिटी नहीं निकाली, आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाली है।
ठीक है। हाँ, अगर आप चेंज वेलोसिटी निकाल लेते हैं देन यू शुड नो वन मोर थिंग, इस हर चीज चेंज वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी ऐड करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी आएगी, समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हो तो लेट मी टेल यू कि आप वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं निकाल रहे, आप चेंज इन वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल रहे हैं, या फिर चेंज इन वेलोसिटी की इक्वेशन वैलिड है अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कहीं पेज के हेडर पे जाके लिखो, कहीं पेज के हेडर पे जाके लिखो, इस तरह अगर हम लिमिट्स पहले ही पुट कर रहे हैं, अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें और इसमें लिमिट्स पुट कर दें तो हम फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल रहे बल्कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो कि शायद मैंने नहीं कराना, मैंने तो चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं निकालनी, मैंने तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम निकालनी है। तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने पहले प्रॉपर्ली, जैसे आपने यहाँ पहली चीज क्या पढ़ी है, पहली एप्लीकेशन क्या पढ़ी है, एप्लीकेशन क्या थी कि इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालें। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व में कुछ सी होता था, तो मैं प्रॉपर इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं पहले कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, बिल्कुल पूरी प्रॉपर्ली वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाए, फिर जब प्रॉपर वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी उसमें वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है। खैर यहां तक किसी को मसला तो आप खड़ा करेंगे। अगर कभी किसी सवाल में उसने पूछा कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है तो फिर आप ऐसे कर लेंगे जी। सर चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम तो एक्सेलरेशन आता है। हाँ, फिर हम डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो मुझसे उसने कोई एक्सेलरेशन पूछी है? नहीं, अगर पूछे हाँ करो, ठीक है करो। लेकिन इस वक्त इस मुकाबले में देखिए, इस वक्त एक्सेलरेशन निकालने का ज्यादा आसान तरीका क्या है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, उस इक्वेशन में किस टाइम पे चाहिए एक्सेलरेशन, वो टाइम पुट कर लें। पहले बजाय इसके कि मैं इंटीग्रेट करूं फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालूं फिर उसको टाइम से डिवाइड करके वापस एक्सेलरेशन निकालूं, इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, उसमें जस्ट टाइम पुट कर लें, जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। मैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या नहीं दोबारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं, फिर क्या मतलब, फिर क्या वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करने से एक्सेलरेशन वो बच्चे ने सवाल पूछा तो मैं उसको जवाब दे रहा था। हालांकि सीधा सा जवाब ये है सर, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, उसमें जब आपको एक्सेलरेशन चाहिए जिस टाइम पर वो टाइम पुट कर लो, ठीक है। वो तो ऐसा लगा सर, अच्छा आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया है तो उसको टाइम से डिवाइड कर लें तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। मैंने कहा आ तो जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन, लेकिन क्यों करोगे सर, ठीक है। खैर ये होगा हमारा इसका पहला पार्ट, ये हो गया इसका पहला पार्ट। वेलोसिटी वाली इक्वेशन में अगर आपने लिमिट्स पुट की तो वेलोसिटी की इक्वेशन की बजाय चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आएगा भाई? चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो काम करें, पार्ट बी पे चलते हैं प्लीज, अगले सवाल पे चलते हैं। इसी का पार्ट बी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट x। सवाल है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट x of the particle p, find the displacement x of the particle p, find the displacement x of the particle p from point O, of particle p from point O at t equals 4 second, at t equals 4 second। लो जी, अब क्या चाहिए जनाब हमें? अब वो सवाल वाला कहता है कि क्या करो भाई, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट x। क्या करें? एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसको मजीद इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा? वेलोसिटी से मजीद पीछे आ जाएंगे हम, यू नो। इसको इधर देखिए, एक्सेलरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी बन गई। वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करूं सर? डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी की इक्वेशन बताएं, ये वाली, t की पावर 3/2 प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या? dt। ओके, प्लीज मैं क्या जवाब आता है? t की पावर 3/2 की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? t की पावर 3/2 प्लस 1 होल डिवाइड
बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 2 t प्लस क्या प्लस c प्लस c। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, यहां पे मैं हंजला आपकी बात मान सकता हूं, यहां पे मैं आपकी बात कैसे मानूं, क्योंकि उसने क्या पूछे फ्रॉम मतलब फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है सेम है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में तो फर्क है। फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज नहीं होती। तो यहां पे बेशक आप सी ना भी निकालो तो मसला ऐसा कोई बात नहीं, यहां अगर मैंने सी निकाल भी लिया तो क्या आएगा, चेक करेंगे, शायद सी की वैल्यू 0 है, शायद सी की वैल्यू ही 0 है। लेट अस सी, पहले जरा इक्वेशन पूरी कर लो। इक्वेशन क्या है, t की पावर 2 1 2 plus 3 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2 प्लस 2t प्लस c। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई भाई। और इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में c निकालने के लिए मुझे प्लीज ये बताइए, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम o कितनी थी, 0 थी। तो एट t is equal to 0, displacement from o is also equal to 0। तो आप क्या करोगे, सब में 0 पुट करो, 0 equal 0 plus 0 plus c। तो c का जवाब क्या है, c is equal to 0। जब c तो वैसे ही गायब हो गया, c का तो कट ही खत्म हो गया, c का तो यहाँ से कट ही खत्म हो गया। किसी को मसला तो प्लीज हाथ लगा कर दीजिए। एनीवन, नो, ओके। क्या इक्वेशन मैंने इधर जाके इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन बताएंगे। x comes out to be t की पावर 5/2, नीचे था डिवाइड बाय 5/2, तो नीचे 5 नीचे रहने दें, 2 ऊपर ले दें, ठीक है, प्लस 2t और c वैसे ही कोई नहीं है, तो आपने क्या निकालना है, आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एट टाइम इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे भाई, टाइम 4 को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। टाइम 4 को उठाकर इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे क्या जवाब आएगा, 2 टाइम्स 4 की पावर 5/2 होल डिवाइड बाय 5 प्लस 2 इंटू क्या, 2 इंटू 4। जवाब बताएंगे प्लीज। 20.8 यूनिट्स विल बी ऑफ कोर्स मीटर्स। जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। एनीवन, इसको मसला इस बात से। सो पहले हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना, ये उसकी अलजेब्रिक एप्लीकेशन है। एरिया या वॉल्यूम निकालना, ये ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस हैं। और अभी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी निकालना, ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये उसकी काइनेमैटिक्स की या मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। एनीवन, यहाँ पे जाके हमारा इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है। और अभी आपको क्या कहते हैं, एक वर्कशीट जो है वो इंशाल्लाह मिलेगी। 2 मिनट रुकिए, मैं जरा वर्कशीट को पता कर लूँ।